हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ज़रा सोचिए कि ऑक्सीजन एक ट्रैवलर है। वो आपकी नोज़ के थ्रू लंग्स में जाता है और वहाँ पर ब्लड की ट्रेन में सवार हो जाता है। और ये ट्रेन उसको पूरी बॉडी के एक एक टिश्यू के अंदर लेके जाती है। ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी जर्नी की वजह से हम सभी जिंदा हैं। इस जर्नी को समझने के लिए आपको ये क्लास और आगे की इससे रिलेटेड क्लास में साथ में रहना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस जर्नी को आज की क्लास के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग ऑर्गन्स। नाउ, सबसे पहले ब्रीदिंग ऑर्गन समझने से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि ब्रीदिंग क्या होती है। सो ब्रीदिंग क्या है? एक रिदमिक प्रोसेस है। रिदमिक प्रोसेस हम ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं जो ऑल्टरनेट होती रहती है। ओके, एक रिदम के साथ होती रहती है, उसको हम लोग रिदमिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये रिदमिक प्रोसेस क्या है? ये ऑक्सीजन को इनहेल करती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है। और ये इनहेल और एक्सहेल ये ऑल्टरनेट होते रहते हैं। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक रिदम में काम करते हैं, राइट। और इस पूरी प्रोसेस का साथ देते हैं या इसमें जो इंक्लूड होते हैं ऑर्गन्स, वो होते हैं हमारे लंग्स। और इसके अलावा इस प्रोसेस को जो फैसिलिटेट करता है वो फैसिलिटेट करता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम, और हमारे चेस्ट की मसल्स। तो इस तरीके से ये रिदमिक प्रोसेस कंटिन्यू होती है। और यूजुअली अगर ह्यूमंस की बात करें तो लगभग ये ब्रीदिंग जो होती है जिसमें हम एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की बात करते हैं, ये 12 से 16 बार होती है 1 मिनट के अंदर। ओके, सो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन अंदर जा रही है। जब ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो ये लंग्स में जा रही है, और लंग्स में जाती है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चेस्ट है और आपका डायफ्राम है, ये दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं, यानी चेस्ट आगे की तरफ जा रहा है और डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो इस एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, और साथ में ये चेस्ट जो है वापस अपनी जगह जा रहा है और डायफ्राम ऊपर हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये रिदम चलता रहता है। नाउ ऑक्सीजन आप जानते हैं कि, और हमने ये पढ़ा भी था कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारा जो खाना हम लोग खाते हैं उसके ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होती है और ये एनर्जी को रिलीज़ करती है। तो बेसिकली ये एटीपी को बनाने का काम करती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है और उसको इमीडिएटली हमारी बॉडी से निकालना बेहद ज़रूरी है, वरना उसका एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए हम ऑक्सीजन को हमेशा इनहेल करते रहते हैं और एक रिदमिक प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते रहते हैं। नाउ, इसी पूरी की पूरी कड़ी में ऑक्सीजन को हमेशा कॉन्टीन्यूसली हमारी सेल्स को और टिश्यूज़ को पहुंचाना पड़ेगा और पहुंचाने की ज़रूरत है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है हमारी सेल से उसको बॉडी से बाहर ले जाने की ज़रूरत है। और ये दोनों चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं कि अगर हम इनमें से एक प्रोसेस को भी रोक देते हैं तो वो हमारी लाइफ के लिए फैटल हो सकता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना ये हमारी ब्रीदिंग का एक प्रोसेस है, और इसी की वजह से हम जिंदा हैं या हमारी लिविंग स्टेट बनी हुई है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो हम स्पॉन्जेस को देखते हैं, सीलेंट्रेट्स को देखते हैं, फ्लैट वॉर्म्स को देखते हैं। इनके अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और वो पूरी बॉडी सरफेस को यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर स्पॉन्ज की बात करता हूँ या सीलेंट्रेट की बात करता हूँ, उनकी पूरी बॉडी से एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब ये डिफ्यूजन क्यों होता है आपको पहले भी कई क्लासेस में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ये होता है हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो ऑक्सीजन नेचुरल वे में बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। इसी तरीके से बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और बाहर एनवायरनमेंट में उसके कंपैरेटिवली कम होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से निकल के बाहर जाएगी। तो ये जो सिंपल डिफ्यूजन है ये हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में देखते हैं। तो आप देखिए ये यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक बॉडी के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो रहे हैं।
अब अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, अर्थवॉर्म्स के अंदर अगर आप देखें, यहाँ मॉइस्ट क्यूटिकल्स होती हैं इनके ऊपर, यानी इनकी स्किन के ऊपर, और ये मॉइस्ट क्यूटिकल वो एक्सचेंज करती हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि ये आपका अर्थवॉर्म है और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्यूटिकल के थ्रू जा रही है। इसके अलावा इंसेक्ट्स, अब आपने अभी रिसेंटली देखा कॉकरोच के अंदर, उनके अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स का एक बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। तो डायरेक्टली वो ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू हर एक टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये किस तरीके से ये ट्रैकिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, और ये नेटवर्क जो है ये हर एक टिश्यू के अंदर जा रहा है, राइट। तो कॉकरोच वाला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसको बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। इसके अलावा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर या मॉलस्क्स के अंदर या फिशेस के अंदर जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स गिल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये गिल्स दिखाए गए हैं किस तरीके से। यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लू कलर दिखा रहा है आपका वेन्स को, और रेड कलर दिखा रहा है आर्टरीज़ को। ये बीच में कैपिलरी का नेटवर्क है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। एम्फीबियंस, उनके अंदर जो अभी हमने रिसेंटली फ्रॉग को स्टडी किया है, उनके अंदर गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू तीनों तरीके से रेस्पिरेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एपिडर्मिस से स्किन का पार्ट है, और यहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं बहुत पतली पतली, और वो आराम से ऑक्सीजन को इंटेक करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकाल देती हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, ये सभी के सभी लंग्स का यूज़ करते हैं, और इन लंग्स के अंदर एल्वियोलाई स्ट्रक्चर्स होती हैं जहाँ पर ये एक्सचेंज होता है, जिसको हम लोग या हम जो इस चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये है कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर वर्टिब्रेट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब ह्यूमंस के अंदर क्या है कि वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर ये नॉस्ट्रिल्स हैं यहाँ पर, और ये नॉस्ट्रिल्स आपके अपर लिप के ऊपर होते हैं। ये नॉस्ट्रिल्स के अंदर से ये पैसेज बनता है, ये आपका नेज़ल चेम्बर है, और ये नेज़ल चेम्बर, ये पूरा का पूरा नेज़ल चेम्बर जो है ये नेज़ल पैसेज के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल से नेज़ल पैसेज बना और ये नेज़ल चेम्बर के अंदर आ गया। अब नेज़ल चेम्बर जो है वो फेरिंग्स के अंदर कंटिन्यू करता है। तो यहाँ देखिए ये आपका फेरिंग्स पार्ट है, और यहाँ पर कुछ पोर्शन यानी फेरिंग्स का कुछ पार्ट वो फूड के लिए और एयर के लिए दोनों के लिए कॉमन होता है। ऑलराइट, तो यहाँ से एयर जाती है नोज से, और माउथ से आपका फूड जाता है, और एक पार्ट ऐसा बनता है फेरिंग्स का जहाँ पर एयर और फूड दोनों ही उस पाथ को लेते हैं। इसके अलावा ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स लैरिंग्स रीजन में ओपन होता है। तो फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स होता है, और यहाँ से ये ट्रैकिया के अंदर चला जाता है। लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर लैरिंग्स के अंदर यहाँ एक ग्लॉटिस एक स्ट्रक्चर होती है जो कि एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स के अंदर होती है, और वो लैरिंग्स के अंदर होती है, जो कि बेसिकली एयर के पैसेज को और एयर को रेगुलेट करती है, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी हम आवाज़ें हमारे अंदर से निकलती है, तो वो हमारे साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। साथ में वो एयर को सीधे ट्रैकिया के अंदर भेज देती है। तो यहाँ पर जब हम स्वेलो करते हैं फूड को, तो ये जो ग्लॉटिस है वो कवर हो जाता है थिन इलास्टिक फ्लैप से, जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका पार्ट है, ये माउथ है और ये नोज़ है। यहाँ पर ये रेड कलर जो है ये एपिग्लॉटिस है, और ये जो पार्ट है खुला हुआ, ये हम लोग बोलते हैं इसको ग्लॉटिस। यहाँ से अगर ये आपका एपिग्लॉटिस खुला हुआ है, तो उस केस में ये जो एयर है, ये एयर यहाँ से जाएगी ग्लॉटिस के थ्रू, ये अंदर आपके लैरिंग्स में एंटर कर जाएगी, और लैरिंग्स के बाद ये सीधे ट्रैकिया में चली जाएगी। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो डर ये होता है कि खाना हमारी जो एयरवे है उसको चोक ना कर दे, उसको रोक ना दे। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो आप देखेंगे ये रेड कलर का ग्लॉटिस, सॉरी एपिग्लॉटिस जो यहाँ खुला हुआ है, ये यहाँ पर बंद हो जाता है, और ये एक फ्लैप की तरह जब ये बंद हो गया तो अब ये इस एयरवे को रोक लेता है। और जब हम स्वेलो करते हैं यानी खाने को जब हम निगलते हैं, तो उस वक्त सिर्फ खाना ही अंदर ईसोफेगस की तरफ जाता है और एयर जो नहीं जाती।
आप देख लीजिए, कभी भी नोट कीजिए कि जब आप खाने को स्वैलो कर रहे हैं या निगल रहे हैं तो आप सांस नहीं ले सकते, आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, अपनी सांस को, ब्रीदिंग को रोकना पड़ेगा, तभी आप स्वैलो कर सकते हैं। ये दोनों एक्टिविटी साथ में नहीं चल सकती। और कभी कभी जो लोग बोलते हैं और बोलते बोलते खाते हैं तो क्या होता है कि ये एपिग्लॉटिस खुला रह जाता है या थोड़ा सा पार्शली भी अगर ओपन होता है तो इसकी वजह से चोकिंग होने का डर रहता है और चोकिंग हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमको बोलना नहीं चाहिए या कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो ये एक सेफ्टी मेजर भी है और साथ में ये एक वार्निंग भी है कि खाते हुए आपको नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो आप देखिए इस स्ट्रक्चर से पूरा का पूरा क्लियर है कि एयरवे अपना अलग काम करता है, फूडवे अपना अलग काम करता है, और यहाँ पर ये जो एपिग्लॉटिस है ये रेगुलेट करता है कि जब खाना हम खा रहे हैं तो उस वक्त एयर के अंदर या एयरवे के अंदर खाना हमारा चला ना जाए। ओके, अब ट्रैकिया जो होता है वो एक स्ट्रेट ट्यूब होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे ये आपका बेसिकली ये आपका ट्रैकिया है, ये स्ट्रेट ट्यूब है यहाँ, राइट। और ये मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है। ये आपकी मिड थोरेसिक कैविटी है जहाँ पर मैंने ये अपना कर्सर आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जब ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा की तरफ आते हैं तो अगर आप देखें बैकबोन में हमारे जो वर्टिब्रा होती हैं उसमें ऊपर सर्वाइकल होती हैं, फिर थोरेसिक होती हैं। तो जब नंबर 5 जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसके आसपास यहाँ पर ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है और ये डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, यानी लेफ्ट ब्रोंकस में और राइट ब्रोंकस में। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका ये ब्रोंकस है और ये दो यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये डार्क कलर का जो आप रीजन देख रहे हैं वायलेट कलर का, ये आपका लेफ्ट और राइट ब्रोंकस है। ओके, और यहाँ जो ये डिवीजन हुआ है ये हुआ है आपका एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। नाउ अब ये जो ब्रोंकस है ये अंदर रिपीटेड ब्रांचिंग बनाता है, करता है, इसके अंदर ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। आप देखिए दोनों साइड ये ब्रांचेस निकल रही हैं और इसी रिपीटेड ब्रांचिंग से क्या बनते हैं, हमारे सेकेंडरी ब्रोंकाई बनते हैं। और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हमारे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं। और फिर आगे और ज़्यादा ब्रांचिंग होती है तो वो बनाते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई, और ये टर्शियरी ब्रोंकाई सपोर्ट होते हैं हमारे इरेगुलर हाइलाइन कार्टिलेज प्लेट से। तो याद रखिए सेकेंडरी ब्रोंकाई जो हमारे बनते हैं वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से आपके प्रोटेक्टेड रहते हैं। आप देखिए ये सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग है, ओके, और ये इसको इनकम्प्लीट है ये, इसीलिए हम इसको सी शेप्ड बोलते हैं। तो ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं और इसके बाद जो टर्शियरी ब्रोंकाई बनते हैं वहाँ पर ये इरेगुलर हाइलाइन कार्टिलेज प्लेट से आपके प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई हैं ये और बाकी आगे जाते हैं और आगे जाकर ये नॉन कार्टिलेजिनस ब्रोंक्यूल्स में ब्रांच्ड हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ब्रोंक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, राइट, ये ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कोई कार्टिलेज का रिंग नहीं होता, तो ये नॉन कार्टिलेजिनस ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो आपको समझना है यहाँ पर और बहुत ध्यान देना है इस बात पर कि जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं, टर्शियरी ब्रोंकाई इरेगुलर हाइलाइन कार्टिलेज प्लेट से प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो नॉन कार्टिलेजिनस होते हैं। अब हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे जाकर बहुत सारे छोटे छोटे इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलस या एल्वियोलाई। तो एल्वियोलस जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म है और एल्वियोलाई जो है वो प्लूरल फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका पल्मोनरी आर्टरी ब्लू कलर की हैं और यहाँ पर ये लास्ट में जाकर ये छोटे छोटे बैग्स बन रहे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर सैक्स, और ये बन के ये मिल के बनाते हैं एल्वियोलाई को। और इनके अंदर आप देखेंगे ये आर्टरीज और वेन्स की जो कैपिलरीज हैं ये बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रही हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जहाँ पर हमारा गैस का एक्सचेंज हो रहा है यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है वो ये ही साइट है। तो ये देखिए आप किस तरीके से ये दिखाया गया है कि ये कैपिलरीज़ हैं, ये कैपिलरीज़ आपके हर एक एल्वियोलर सैक के अंदर बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड है। ओके, चलिए अब जो हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक बनाते हैं कंडक्टिंग पार्ट।
और ये जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक। इसका काम सिर्फ कंडक्शन करना है। ओके, इसके अलावा ये फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं उनको क्लियर कर देता है एयर में से। साथ में ये एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, यानी उसके अंदर थोड़ी सी नमी और थोड़ा सा उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है। बिकॉज बाहर का टेम्परेचर आपका गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, एम्बियंट भी हो सकता है, लेकिन जब वो नोज़ के थ्रू अंदर आता है, ये कंडक्शन में आता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमिडिफिकेशन के साथ साथ बॉडी के टेम्परेचर के साथ उसका एयर का टेम्परेचर मैच हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये एल्वियोलाई होते हैं, ये एल्वियोलाई और जो डक्ट्स होती हैं ये बनाते हैं आपके रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, राइट। तो कंडक्टिंग पार्ट का तो काम होता है सिर्फ और सिर्फ एयर को कंडक्ट करना। तो ये ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गए और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गए। यहाँ तक ये बन गए आपके कंडक्टिंग जोन, जहाँ पर सिर्फ इनका काम है एयर को लेके आना और साथ में इसका टेम्परेचर को सही करना और थोड़ा मॉइस्चर कर देना और जो पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर देना। लेकिन असली जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का वो बनता है रेस्पिरेटरी जोन में। और यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक्स ये काम करते हैं और ये बनाते हैं आपका एक्सचेंज पार्ट। तो बेसिकली एक्सचेंज आपका टर्मिनल रीजन में हो रहा है जहाँ पर एल्वियोलाई है और कंडक्शन आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हो रहा है। तो जो आपके एल्वियोलाई हैं या ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट है, दिस इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पल्मोनरी कैपिलरी है, ये एल्वियोलस है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन ब्लड से निकल के एल्वियोलस में जा रहा है और ऑक्सीजन एल्वियोलस से कैपिलरी के अंदर आ रही है। तो इस तरीके से ये गैस एक्सचेंज हो रहा है। अब हम बात करेंगे जो लंग्स के बारे में और जो हमारा ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वियोलाई का, वो सब मिलके बनाता है हमारे लंग्स। और हमारे जो लंग्स होते हैं ये हमारा एक पेयर होता है, यानी दो लंग्स होते हैं जो कि बेसिकली एयर फिल्ड स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं जो हार्ट के दोनों साइड में होते हैं। ये दो लोब्स में डिवाइड होते हैं या अलग अलग लोब्स में डिवाइड होते हैं। जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है, राइट के अंदर 3 लोब्स हैं और लेफ्ट के अंदर 2 लोब्स होते हैं। अब ये जो लंग्स होते हैं ये रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लंग्स हैं और ये बाहर की साइड आप देखिए ये रिब्स हैं आपकी, और ये रिब्स इन लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्टेड रखते हैं। इसके अलावा ये जो लंग्स होते हैं इनके अंदर डबल लेयर्ड प्लूरा होती है। अगर आप देखेंगे तो ये प्लूरा है, यहाँ पर बाहर वाली को हम लोग बोलते हैं पैराइटल प्लूरा और अंदर वाली को हम लोग बोलते हैं विसरल प्लूरा, और इन दोनों के बीच में भरा हुआ होता है प्लूरल फ्लूइड। तो आप देखेंगे ये प्लूरल फ्लूइड इनके अंदर बीच में भरा हुआ है। सो ये जो प्लूरा होती है ये बेसिकली रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को जो कि लंग की सरफेस पर हो सकता है जिस वक्त लंग एक्सपैंड करते हैं। बिकॉज लंग एक बैलून की तरह काम करता है, उसके अंदर एयर भर जाती है, फिर वो एयर निकल जाती है, फिर वो एयर भर जाती है, फिर वो एयर निकल जाती है। तो ये जो चीज़ निकल रही है, एक्सपेंशन हो रहा है उसका, और इस तरीके से वो वापस अपनी पोजीशन पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये रिब्स के साथ उसका फ्रिक्शन हो सकता है या आगे के जो ऑर्गन्स है उनके साथ फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन उसको ये बचाती है ये हमारी प्लूरा, क्योंकि इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो ये मैकेनिकल जो एक तरीके का स्ट्रेस है उससे ये प्रोटेक्ट करती है। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो थोरेसिक लाइनिन के बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में होती है, और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो लंग की सरफेस के क्लोज कांटेक्ट में होती है। तो ये इस तरीके से जो पैराइटल प्लूरा है वो थोरेसिक लाइनिंग के साथ है और जो विसरल प्लूरा है वो हमारी लंग सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहती है। अब जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक चैम्बर के अंदर सिचुएटेड होते हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये थोरेसिक चैम्बर है, ये एक एयर टाइट चेम्बर होता है और इस एयर टाइट चेम्बर के अंदर हमारे लंग्स जो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये डॉर्सली यानी बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम से होता है। तो आप देखेंगे ये वर्टिब्रल कॉलम है जो कि बैक साइड में है, और वेंट्रली ये स्टर्नम होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेंट्रल यानी कि फ्रंट साइड में ये स्टर्नम है। इसके अलावा लेटरल यानी साइड्स में रिब्स होती हैं। तो दोनों साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये रिब्स हैं, और नीचे जो होता है लोअर साइड में यहाँ डोम शेप डायफ्राम होता है, ये आपका डायफ्राम है जो कि डोम शेप्ड होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा थोरेसिक चैम्बर बन जाता है। अब जो भी अगर इसके वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है तो वो थोरेसिक कैविटी में रिफ्लेक्ट होता है, और वही चीज़ हमारी जो लंग्स होती हैं वो लंग्स में जो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो थोरेसिक कैविटी क्या है, ये एंटायर चेस्ट कैविटी होती है जो कि रिब केज के अंदर होती है। तो ये रिब केज है, इसके अंदर की कैविटी को हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं, ट्रैकिया होता है, इसोफेगस होता है, और मेजर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं। अगर हम बात करें तो ये थोरेसिक कैविटी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है राइट पल्मोनरी कैविटी, ये देख सकते हैं। फिर होती है लेफ्ट पल्मोनरी कैविटी, ये है। और यहाँ पर बीच में होता है मीडियास्टीनम, जो कि सेंट्रल रीजन होता है जिसके अंदर हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है। ऑल राइट, तो ये था हमारा ब्रीदिंग ऑर्गन्स का डिस्कशन। अगली क्लास में हम लोग आगे इसको चैप्टर को, इस जर्नी को बढ़ाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।